गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मॉडल आंसर्स 2021 केमिस्ट्री क्लास 12 2 और 3 अंकों वाले क्वेश्चंस आज अपन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 7 नंबर की ये चैप्टर है और 2 और 3 अंकों वाले प्रश्न आएंगे इसमें। 2 नंबर के 2 और 1 नंबर का 1। तो देखते हैं अपन एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कास्ट स्प्रीट या वुड स्प्रीट किसे कहते हैं? लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल, जो कि मेथेनॉल, एसीटोन और एसिटिक अम्ल और जल का मिश्रण होता है, उससे मेथेनॉल यानी मेथिल एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्प्रीट या वुड स्प्रीट कहते हैं। यह एक मीठी गंध युक्त अति विषैला, उन्मादक, रंगहीन एवं ज्वलनशील द्रव है, जिसके पीने से अंधापन एवं मृत्यु तक हो सकती है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो केवल यहाँ तक भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल, जो कि मेथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक अम्ल और जल का मिश्रण होता है, उससे मेथेनॉल को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्प्रिट कहते हैं। और होता कैसा है, ये मीठी गंध युक्त अति विषैला, उन्मादक, रंगहीन एवं ज्वलनशील द्रव होता है, जिसके पीने से अंधापन यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अब 3 नंबर वाले देख लेते हैं अपन प्रश्न। एल्कोहल का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी पीने वाले एल्कोहल को विकृत करना, ताकि उद्योगों में काम करने वाले लोग इसे पी न सके। उत्तर है इसका रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी परिशुद्ध एल्कोहल का पीने के रूप में दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए इसमें 10 से 15% मेथेनॉल यानी मेथिल एल्कोहल और पिरीडीन जैसे विषैले पदार्थ को मिला दिया जाता है। इसी को मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं, जो कि औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। एक बार और देख लेते हैं अपन। परिशुद्ध एल्कोहल का पीने के रूप में दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए इसमें 10 से 15% मेथिल एल्कोहल और पिरीडीन जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इसे मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। यह औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। तो ये था एल्कोहल का विकृतीकरण। 3 नंबर में दूसरा प्रश्न है, किण्वनीकरण की क्रिया को समझाओ। तो ये किण्वनीकरण की क्रिया, शीरे में उपस्थित शर्करा से खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम के द्वारा एथिल एल्कोहल के निर्माण की क्रिया को किण्वनीकरण कहते हैं। गन्ने से जो शीरा प्राप्त होता है, उसमें जो शर्करा होती है 10 से 15%, उसमें खमीर मिलाया जाता है। खमीर में होता है इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम, जो शर्करा को पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। फिर इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इसे किण्वनीकरण की क्रिया कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं अपन। शीरे में उपस्थित शर्करा से खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एवं जाइमेज एंजाइम के द्वारा एथिल एल्कोहल के निर्माण की क्रिया को किण्वनीकरण की क्रिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले ये हमारी केन शुगर है, C12H22O11। ये खमीर में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होती है। फिर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम के द्वारा एथिल एल्कोहल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं हम किण्वनीकरण या फर्मेंटेशन से एल्कोहल का निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, इसकी कुछ कंडीशन है, वो भी अपन लिखना चाहें, नहीं लिखें तो भी चलेगा, कि यह क्रिया पर्याप्त वायु, कमरे का ताप, खमीर की उपस्थिति, 6 से 7 pH मान, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट, पोषक तत्व एवं सांद्र H2SO4,
हानिकारक जीवाणुनाशी की उपस्थिति में होती है। थर्ड क्वेश्चन है 3-3 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल के क्वथनांक ईथर से अधिक क्यों होते हैं। तो सामान्य सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल में, जिनसे उनमें संगुणन हो जाता है और बंध को तोड़ना कठिन होता है, ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है। देख लेते हैं अपन लैंग्वेज क्या रहेगी लिखने में। हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण एल्कोहल के अणु आपस में अधिक संगुणित हो जाते हैं, जिन्हें वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जबकि संगत ईथरों में हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण यह परस्पर संगुणित नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप यह कम ताप पर ही वाष्प में बदलने लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चित्र दिया है ये एल्कोहल में। और जो डाईएथिल ईथर यानी सामान्य ईथर होता है, इसका क्वथनांक 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड और एथिल एल्कोहल का क्वथनांक 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ईथर का कम और एल्कोहल का ज़्यादा होता है। तो एल्कोहल के क्वथनांक ईथर से उच्च क्यों होते हैं। हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण एल्कोहल के अणु आपस में अधिक संगुणित हो जाते हैं, जिन्हें वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके ये उबलते हैं। जबकि संगत ईथरों में हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण यह परस्पर संगुणित नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप यह कम ताप पर ही वाष्प में बदलने लगते हैं। तो हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। अगला प्रश्न है चौथा, एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय क्यों होता है। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो इसमें अनुनादी संरचना यानी मीजोमेरिक इफेक्ट इसका कारण होता है। और एसिड क्या होता है, जो आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन दे दे और सामान्यतः जल में आसानी से आयोनाइज हो जाए, प्रोटॉन दे दे। तो फिनोल आसानी से प्रोटॉन दे सकते हैं। देख लेते हैं लिखना क्या है। जो पदार्थ आसानी से प्रोटॉन H+ आयन का दान कर सके वे अधिक अम्लीय होते हैं। जल में वियोजित होकर फिनोल फिनोक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद प्रभाव यानी मीजोमेरिक प्रभाव के कारण अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने बताया कि फिनोल कैसे जल में घोलने पर फिनोक्साइड आयन देता है और ये प्रोटॉन यानी H+ आयन निकाल देता है। तो ये स्थायित्व ग्रहण कर लेता है ये फिनोक्साइड आयन। जबकि एल्कोहल में अनुनाद प्रभाव नहीं होने के कारण एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी होता है। तो ये फिनोल से फिनोक्साइड आयन C6H5O- और H+ प्रोटॉन के रूप, और एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन का निर्माण। तो ये एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है। और ये फिनोक्साइड के मीजोमेरिक प्रभाव के कारण अनुनादी संरचनाएं दर्शाई गई है, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि H+ निकला तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फलस्वरूप यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। और ये बॉन्ड जो है माइनस चार्ज के रूप में यहाँ आ गया। फिर अपन देखें कि ये बॉन्ड बाहर निकलेगा माइनस चार्ज के रूप में, और फिर ये माइनस चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में आ गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये माइनस चार्ज के रूप में आ गया। तो इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो जाती है और फलस्वरूप फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाता है। जबकि फिनोल भी इतना स्टेबल नहीं हो पाता है और H+ आसानी से निकल जाता है। इस कारण से फिनोल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, या किसी भी बेस से रिएक्ट करके साल्ट बना लेता है, सोडियम फिनेट वगैरह। जैसे सोडियम से रिएक्ट करे तो सोडियम फिनेट, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रियाओं को समझाना है
सबसे पहली अभिक्रिया है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो देखते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब एवं 400 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सेलिसिलेट बनता है। तो ये C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च दाब और 400 केल्विन ताप पर गर्म करना है। तो ये C6H5OH फिनॉल और इसकी आर्थो पोजीशन पर COONA, तो इसको कहते हैं सोडियम सेलिसिलेट, और ये बाद में सेलिसिलिक एसिड में चेंज हो जाता है आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनॉल की आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये थी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब और 400 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सेलिसिलेट बनता है, जो बाद में सेलिसिलिक अम्ल बना लेता है। युग्मन अभिक्रिया यानी कंजुगेशन या जॉइनिंग, तो फिनॉल का डाइजोनियम लवण के साथ पेरा पोजीशन पर युग्मन होता है। यह क्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है जिससे पेरा हाइड्रोक्सी यौगिक बनता है। फिनॉल का डाइजोनियम लवण के साथ पेरा पोजीशन पर युग्मन होता है। यह क्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है जिससे पेरा हाइड्रोक्सी यौगिक बनता है। देखते हैं भाई इसका रिएक्शन क्या होगा। ये इसकी रिएक्शन है। तो ये तो हो गया अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, और 2 नाइट्रोजन लगें तो डाई एजो और क्लोराइड। ये फिनॉल, क्षार की उपस्थिति, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे फिनॉल पेरा पोजीशन पर, तो बना लेगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और सोडियम क्लोराइड और वाटर रिमूव हो जाएंगे। तो ये थी युग्मन अभिक्रिया। इसके बाद तीसरी है इसमें रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करें तो सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो ये फिनॉल है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, जलीय NaOH या KOH कोई भी ले सकते हैं। 340 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये पेरा पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप फिनॉल के जुड़ जाएगा, तो सेलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ये थी रीमर टीमन अभिक्रिया। फिर डाई एथिल ईथर यानी सामान्य ईथर के 3 उपयोग। तो सबसे पहला तो प्रशीतक एयर कंडीशनर के रूप में, जिसमें क्या क्या होता है, ईथर एवं शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं अपन? शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2, ईथर के साथ ठोस CO2 का यानी शुष्क बर्फ का मिश्रण। तो ये प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। दूसरा उपयोग इसका सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में होता है। तो गोंद, तेल, वसा, फैट्स आदि में विलायक के रूप में उनको घोलने के लिए इनका उपयोग करते हैं अपन। और तीसरा उपयोग है निश्चेतक, एनास्थेटिक के रूप में, बेहोशी लाने वाले पदार्थ। तो ईथर को क्लोरोफॉर्म के साथ मिला दिया जाता है, मिश्रण इसका ईथर का क्लोरोफॉर्म के रूप के साथ। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है ही, उसमें मिलाया जाता है ईथर। ये 3 उपयोग पूछे तो 3 लिखे अपन ने, प्रशीतक के रूप में, विलायक के रूप में और निश्चेतक के रूप में डाईएथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन 7, फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस देना है। तो कई डिफरेंस है इसमें, हमने मुख्य और सामान्य डिफरेंस लिख दिए हैं। तो सबसे पहला तो इस फार्मूला लिख दें तो बहुत बढ़िया रहेगा कि फिनॉल का फार्मूला और एल्कोहल ROH। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, C2H5OH वगैरह चाहें तो लिख सकते। R यानी एल्काइल मूलक, एल्काइल रेडिकल। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि है क्या फिनॉल, तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, जबकि ये यानी रिंग वाले 4n+2π हैकेल रूल का फॉलो करते हैं। इधर ये देखें तो ये एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं एल्कोहल, यानी ये चेन के रूप में पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन की। और OH यानी एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इससे जुड़ा रहता है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। सबसे मेन बात
दूसरा, इनका स्वभाव अम्लीय होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि ये लगभग उदासीन होते हैं, लिटमस के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, ना तो नीले को लाल करते हैं ना लाल लिटमस को नीला करते हैं। और ये देखा ही है हमने कि फिनॉल में जो है मीज़ोमेरिक इफेक्ट या अनुनादी संरचनाओं के कारण ये एसिडिक इफेक्ट दर्शाता है, इसके H+ आयन को निकालना आसान होता है। तो तीसरा डिफरेंस देखें अपन तो जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो फिनॉल में मिलाएं तो वो बैंगनी रंग देता है, वायलेट कलर बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसमें संकुल बन जाता है। ये फेरिक क्लोराइड के साथ एल्कोहल कोई क्रिया नहीं देते। भौतिक रूप से अपन इसको देखें तो ये क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है फिनॉल, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं इसको। और ये जो है जनरली एथिल एल्कोहल तो रंगहीन द्रव होता है, पतले द्रव होते हैं ये। एक बार और देख लेते हैं इनको। फिनॉल और एल्कोहल में 3 अंतर लिखना अपन को 3 नंबर में पूछा है, इसलिए यहाँ हमने 4 बता दी। तो सबसे पहला तो ये एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, ये एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है। ये अम्लीय स्वभाव का होता है, ये उदासीन स्वभाव का होता है, लिटमस से कोई क्रिया नहीं देता है, जबकि फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। फेरिक क्लोराइड मिलाने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है, जबकि ये फेरिक क्लोराइड के साथ एल्कोहल कोई क्रिया नहीं देते हैं। फिनॉल क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं, जनरली एंटीबैक्टीरियल के रूप में इनको प्रयोग करते हैं अपन। फिनॉल, अल्फा नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, डेटोल, सेवलोन, इनमें फिनॉल पाया जाता है। एल्कोहल को भी हम एंटीबैक्टीरियल और जर्मीसाइड और प्रिजर्वेटिव्स दवाइयों वगैरह में भी इनका उपयोग करते हैं। पतले रंगहीन द्रव होते हैं, जनरली ये लिक्विड होते हैं, जबकि फिनॉल सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये इनके 3 अंतर हैं फिनॉल और एल्कोहल में। 4 बताएं आप, कोई से भी 3 प्राथमिकता के क्रम में अपन ऊपर वाले 3 लिख दें तो ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 8, विलियमसन अविरल ईथरीकरण विधि या निरंतर ईथरीकरण विधि भी इसको कहते हैं अपन, क्योंकि अपने आप ईथर जो है बार बार बनता जाता हो तो उसे निरंतर ईथरीकरण विधि कहते हैं। वास्तव में तो निरंतर नहीं बनता है ये, इसमें जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है वो वाटर से रिएक्ट करके डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मिलाना पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या है ये। एथिल एल्कोहल को लगभग 400 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण भी फिर से होता रहता है, जो एथिल एल्कोहल से क्रिया करके फिर से डाई एथिल ईथर बना लेता है। इसलिए इसे विलियमसन द्वारा प्रदत्त, यानी विलियमसन ने इसको दिया, विलियमसन द्वारा प्रदत्त अविरल या निरंतर ईथरीकरण विधि कहते हैं। परंतु H2SO4 जल में से क्रिया करके तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए इसे फिर से मिलाना पड़ता है। वास्तव में यह अविरल प्रक्रिया नहीं है। ये इसका रिएक्शन हो गया, एथिल एल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, गरम का चिन्ह है ये, C2H5HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर, और ये C2H5HSO4 एथिल एल्कोहल से फिर से रिएक्ट करेगा और डाई एथिल ईथर बना लेगा, C2H5O C2H5 H+H2SO4। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन जाएगा। इथोक्सी इथेन भी कहते हैं इसको IUPAC में। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। विलियमसन का अविरल ईथरीकरण मेथड, तो एल्कोहल की कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं गर्म करके, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, वो एथाइल एल्कोहल से क्रिया करता है और डाई एथिल ईथर बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन जाता है, जो फिर से एथिल एल्कोहल से क्रिया करके ईथर बनाता है, इसलिए इसको अविरल ईथरीकरण विधि कहा जा सकता है रिएक्शन के हिसाब से।
पर वास्तव में ये कंसनट्रेटेड H2SO4 वाटर से क्रिया करके डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में इसको बार बार मिलाना पड़ता है। तो अविरल होते हुए भी ये अविरल प्रक्रिया नहीं है, रिएक्टेंट तो मिलाने ही पड़ेंगे। चलिए लास्ट 9th क्वेश्चन रह जाता अपना, जिसमें 3 रिएक्शंस लिखनी है अपन को। तो पहली है प्रोपेन 1 ओल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण। प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण करना है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा। तो ये प्रोपेन का फार्मूला है CH3CH2CH2OH, मेथ एथ और प्रोपेनॉल। तो इस कोई से भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे अपन अल्कलाइन KMnO4 के द्वारा, तो पहले बनते हैं एल्डिहाइड और फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, संगत एल्डिहाइड और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जिनमें जो कार्बन की संख्या होती है वो मूल एल्कोहल के समान होती है, उसके बराबर होती है। तो यहाँ प्रोपेनॉल लिया है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्षारीय KMnO4 के द्वारा, तो ये बना है CH3CH2CHO यानी प्रोपेनॉल्डिहाइड। प्रोपेनॉल्डिहाइड फिर ऑक्सीकृत होता है और CH3CH2COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब ये CH2 और Br2 की फिनॉल से क्रिया यानी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं अपन, और ध्रुवीय विलायक कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति भी इसमें रहेगी। तो इसके कारण क्या होगा कि मोनोब्रोमोफिनॉल बनते हैं। कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति अगर ले लें ब्रोमीन के साथ तो मोनोब्रोमो बनते। तो इसमें पेराब्रोमोफिनॉल कम मात्रा में अधिक मात्रा में बनेगा और आर्थोब्रोमोफिनॉल कम मात्रा में बनेगा, यानी ये मेजर मात्रा में बनेगा और ये माइनर मात्रा। फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं अपन CH2 की उपस्थिति में, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये बना आर्थो पोजीशन पर Br है तो ये आर्थोब्रोमोफिनॉल है ये वाला, और ये पेरा पोजीशन पर ब्रोमीन है तो ये पेराब्रोमोफिनॉल है। ये होती है आर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पेरा। पेराब्रोमोफिनॉल और आर्थोब्रोमोफिनॉल बनता है। और तीसरी रिएक्शन है फिनॉल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रेशन करवाना इसका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसमें ये वाला है आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो पेरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर ये मिक्सचर प्राप्त होता है आर्थो और पेरा नाइट्रोफिनॉल का, जिसका आसवन करके डिस्टिलेशन करके अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी तीनों रिएक्शंस। तो अब अपन एक एक बार और इनको दिखा देते हैं, तो क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर था ये 7, जिसमें पहला प्रश्न था वुड स्प्रिट, जो लकड़ी के बंजक आसवन से पायरोलिग्नेस अम्ल से बनती है इसलिए वुड स्प्रिट कहते हैं। एथिल एल्कोहल में अपन मेथिल एल्कोहल या पिरिडीन या कोई भी विषैला पदार्थ मिला दें ताकि उसको पिया न जा सके, उद्योगों में काम करने वाले उसको पी न जाए। जब उपयोग इसका उद्योगों में होता है तो इसको एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। गन्ने की शर्करा यानी शीरे से जो एल्कोहल बनाया जाता है वो किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इसमें खमीर का उपयोग होता है जिसमें कुछ जीवाणु वगैरह होते हैं, और खमीर में इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम होते हैं जो शर्करा को पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज और फिर एल्कोहल एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर एल्कोहल के क्वथनांक ईथर से ज़्यादा क्यों होते हैं, तो ये एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण इनके अणु आपस में अधिक मजबूती से जुड़ जाते हैं।
फिनोल ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है? तो इसमें अनुनाद प्रभाव और मीज़ोमेरिक प्रभाव के कारण फिनोक्साइड आयन स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। फिर ये रिएक्शंस हैं। कोल्बे स्मिट, जिसमें सोडियम फिनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च दाब और उच्च ताप पर क्रिया से सोडियम सैलिसिलेट और सैलिसिलिक अम्ल बना। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन में फिनोल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की पैरा पोजीशन से युग्मन कर लेता है। रीमर टीमन रिएक्शन, फिनोल की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन है, सैलिसिलिल एल्डिहाइड बनता है। डाई एथिल ईथर के 3 उपयोग हैं, प्रशीतक के रूप में, विलायक के रूप में और निश्चेतक के रूप में। फिनोल और एल्कोहल में अंतर क्या है? तो ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये अम्लीय है, ये उदासीन है, ये फेरिक क्लोराइड्स के साथ बैंगनी रंग देता है, ये कोई रंग नहीं देता है। और ये क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, जबकि ये पतले द्रव पदार्थ होते हैं। विलियमसन निरंतर ईथरीकरण विधि यानी लगातार ईथर का बनना। तो एल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन जाता है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है निरंतर ईथरीकरण विधि। परंतु वास्तव में ये डाइल्यूट हो जाता है जल से क्रिया करके, इसलिए इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलानी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि ये निरंतर ईथरीकरण है, परंतु वास्तव में ये निरंतर विधि या अविरल विधि नहीं है। फिर ये तीनों रिएक्शंस देख लेते हैं, अपन लिखना है इनको। तो ये प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल या किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का अपन ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और बाद में संगत एसिड बनेगा, जिनमें कार्बन की संख्या मूल एल्कोहल के समान होगी। ब्रोमिनेशन अपन इसका करेंगे और CH2 की उपस्थिति में करेंगे तो ये पेरा ब्रोमोफिनॉल और आर्थोब्रोमोफिनॉल बनेंगे। और नाइट्रेशन जब फिनॉल का करेंगे अपन तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पेरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनेगा। ये था हमारा चैप्टर 7। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहें, आपको लिंक मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी चैप्टर भी इसी प्रकार आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस।